हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्काई एजुकेयर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं लक्ष्मण सिंह एक और नया सेशन लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्काई एजुकेयर ऐप पर अभी शानदार डिस्काउंट्स चल रहे हैं। 3rd ग्रेड के कोर्सेज हैं, उनके ऊपर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, PDF नोट्स भी है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो भी आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए। स्काई एजुकेयर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए और यहां से आप कोर्स लीजिए और इनका लीजिए बेनिफिट। अब शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जुड़ जाइए सभी जो साथी हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर करिए उन विद्यार्थियों तक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और CET की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो डिफेंस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देरी किए। अभी जो टेस्ट सीरीज अब तक हमने की है, उन दोनों ही टेस्ट सीरीज में हमने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो टेंस के हैं, वॉइस के हैं और नरेशन के हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, अगले सेशंस में चलते रहेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है वो बढ़ता रहेगा। अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की क्लास में अपना जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपके प्रेपोजिशन टॉपिक से। तो प्रेपोजिशन टॉपिक से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी में हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी अपने को ब्लैंक दे रखा है वो फिल करना है। उसमें प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, उसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शी वॉज सिटिंग हर 2 सिस्टर्स। यहाँ पे अपने को ब्लैंक दे रखा है और फिल करने के लिए अपने को प्रेपोजिशंस में ऑप्शंस में दे रखे हैं बिटवीन, अमंग, इन और ऑन। चलिए, तो सी वॉज सिटिंग, इसका मतलब है कि वह बैठी हुई थी। अब अपने को प्लेस बताना है, तो इसका मतलब है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का ये क्वेश्चन है। अपने को बताना है प्लेस। आगे दे रखा है हमें हर 2 सिस्टर्स। तो प्लेस वाले जो प्रेपोजिशंस हैं उनमें बिटवीन भी आता है आपका, एमंग भी आता है, इन भी आता है और ऑन भी आता है, सभी प्लेस बताते हैं। लेकिन यहां पे बात हो रही है किसी के बीच की। जब मिड प्लेस की बात होती है तो हम 2 ही प्रेपोजिशंस को प्रीफर करते हैं, अमंग और बिटवीन। इनमें से हमें एक प्रेपोजिशन को चूज करना है। तो बिटवीन जो है वो आप सभी जानते हैं कि यूज होता है 2 के लिए, फॉर 2। 2 के लिए तो हम यूज करते हैं बिटवीन को, और मोर देन 2 के लिए हम यूज करते हैं अमंग को। अमंग का यूज करेंगे हम मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2। अच्छा, यह भी याद रखें कि जब कभी आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बतानी हो, आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताना हो, तो रेसिप्रोकल रिलेशन बताने के लिए आप मोर देन 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन? बिटवीन। मोर देन 2 के लिए भी आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं? बिटवीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें अपने लिए रहेंगी इंपॉर्टेंट। बिटवीन का यूज करते हैं हम ओनली फॉर 2, 2 के लिए। 2 से ज्यादा संख्या के बीच की जब बात होती है तो हम यूज करते हैं अमंग। और 2 से ज्यादा संख्या हो, लेकिन जो भी 2 से ज्यादा हमें, चाहे वो पर्सन दे रखे हो, चाहे वो प्लेस नेम दे रखे हो, वो सारे आपस में यदि एक दूसरे से संबंध रखते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी पारस्परिक संबंध। तब हम मोर देन 2 के लिए, यानी 2 से ज्यादा के लिए भी किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहां पे अपने को सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा आगे 2 सिस्टर्स, इसका मतलब 2 के लिए बताना अपने को, और 2 के लिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, इनका यूज आप जानती हैं, जब कोई पर्सन या थिंग पहले से किसी थिंग के अंदर हो, यानी इनसाइड को बताने के लिए हम यूज करते हैं इन को। ठीक है, इनसाइड को बताने के लिए इन आ जाता है।
और ऑन का यूज तब करते हैं जब हम टच को शो करते हैं, यानी कोई चीज दूसरी चीज को स्पर्श कर रही हो, उसके ऊपर हो, तो हम यूज करते हैं ऑन। तो ये इनसाइड को एक्सप्रेस करता है, ये टच को एक्सप्रेस करता है। और अमंग यूज करेंगे हम मोर देन 2 के लिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में अपना आंसर रहा है बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, द चेयर इज मेड डैश वुड। अब यहां पे भी अपने को प्रेपोजिशन चूज करना है। अपने पास है प्रेपोजिशन विद, फ्रॉम, ऑफ और बाई। मित्तल देवी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजू राम जी बिल्कुल जबरदस्त क्लास है। जे के सबल, ईच अदर, वन अनदर, नहीं ये तो प्रोनाउंस में चलते हैं अपने। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन है द चेयर इज मेड डैश वुड। इसका मतलब हमें ये बताना है कि चेयर लकड़ी की बनी हुई है। अब यहां पे हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करें? तो इसका मतलब है इसको बनाने के लिए, चेयर को बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया गया वो यहां पे दे रखा है। सब्सटेंस का मतलब हो गया पदार्थ, कौन सी चीज इसको बनाने में लगी है, ठीक है। कौन सी थिंग इसको बनाने में लगी है। याद रखें, जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनती है, जिससे बनती है, जिस पदार्थ से, यदि उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब हो गया उसकी, प्रॉपर्टी का मतलब हो गया उसकी विशेषता या उसके गुण, ठीक है। यदि मान लो लकड़ी से चेयर बन रही है, तो क्या लकड़ी के गुण उसमें चेंज हुए हैं? हमने लकड़ी में तो कोई चेंज नहीं किया, उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसके जो गुण हैं वो तो सेम है। ऐसे ही स्टील से बर्तन बनते हैं, तो स्टील के जो गुण हैं वो तो सेम रहते हैं। इसका मतलब जब भी किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, या जब भी किसी पदार्थ से किसी वस्तु का निर्माण होता है और पदार्थ की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, पदार्थ की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती, एज इट इज रहती है, तब तो हमें यूज करना है कौन सा प्रेपोजिशन? ऑफ। यदि प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी यदि चेंज हो जाए, तो फिर हमें प्रेपोजिशन यूज करना होता है कौन सा? फ्रॉम। जैसे आटे से रोटी बनती है ना, आटे से रोटी बनती है, तो क्या आटे की प्रॉपर्टी चेंज होती है? बिल्कुल होती है। पहले वो कच्चा रहता है, उसके बाद में वो पक जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है वहां पे हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम। जैसे मान लो ये कह दिया जाए ब्रेड इज मेड। अब अपने को यहां पे प्रेपोजिशन फिल करना है फ्लोर। अब अपने को बताना है आटे से रोटी का बनना, तो जैसे ही रोटी बनेगी वैसे ही आटे की प्रॉपर्टी, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रॉम। तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में अपना आंसर आ गया कौन सा? ऑफ। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। ऐसे ही स्टील दे दिया जाता है, कई बार आयरन दे दिया जाता है, कई बार और किसी सब्सटेंस का नाम यहां पे दे दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी यदि नो चेंज रहेगी तो ऑफ, प्रॉपर्टी चेंज होगी तो फ्रॉम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुनील वैष्णव, सांवरमल डोडा सर, जेके सबल बिल्कुल ऑफ। हाँ, चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लोर, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वी शुड ऑलवेज बिलीव डैश इन अवरसेल्व्स। ये काफी कंफ्यूजिंग है। एक बार जो साथी जुड़े हुए हैं एक बार इसे शेयर कर दें। रूपा मीणा, सेकंड में थर्ड वाला आप जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ऑफ ही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो बिलीव है इसके साथ हम ऑन भी यूज करते हैं। ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि बिलीव के साथ ऑन भी लिखते हैं हम और बिलीव के साथ हम इन भी लिखते हैं। तो अब यहां पे हमें यही चूज करना है कि इन दोनों में से हम किसका यूज करें। वी शुड ऑलवेज बिलीव, वैसे जो बिलीव है ना वो एक, बिलीव जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद वैसे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। यदि डायरेक्ट इसका क्या लिख दिया जाए आगे, ऑब्जेक्ट लिख दिया जाए।
जैसे बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, तो यहां पे सीधा मी आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इसलिए इसके साथ वैसे प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें जरूरत पड़ती है। तो कहीं पे हम ऑन यूज करते हैं, कहीं पे हम इन यूज करते हैं। देखो इन का यूज तब करें हम जब आप स्वयं के बारे में बता रहे हो, या तो सेल्फ के बारे में बता रहे हो, या किसी थिंग के बारे में बता रहे हो, या किसी आइडिया के बारे में बता रहे हो। यानी ये कह दें कि किसी व्यक्ति में या विचारधारा में यदि आप बिलीव करते हैं तो आप यूज करें बिलीव इन, और बिलीव ऑन तब यूज करेंगे जब आप बिलीव का मीनिंग समझते हैं ट्रस्ट। ठीक है, तो बिलीव ऑन, बिलीव इन। ठीक है, अब इस कंडीशन में वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन आवर सेल्व्स, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सेल्फ की, तो सेल्फ के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आएगा आपका, इन प्रेपोजिशन आ जाएगा। तो जिन जिन का आंसर इन आ रहा है, हमारा मेरा थर्ड में ए जी, ए नहीं है इसमें, इसमें ऑन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आंसर आपका इन रहेगा। ये काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। मित्तल दवी, सांवरमल, जेके सबल। चलिए, तो बिलीव इन तब यूज करें जब आप सेल्फ में बिलीव की बात कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन में बिलीव की बात कर रहे हैं, या थिंग में, या आइडिया में। थिंग के लिए तो हटा ही दें, पर्सन के लिए ही रखें इसको। तो आप यूज कर लेते हैं किसका, इन का। लेकिन आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, आप किसी पे बिलीव करते हैं, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप यूज करें ऑन। खुद के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ी ना होता है, खुद के अंदर बिलीव होता है वो तो। इसका मतलब है अपन यूज करेंगे कौन सा प्रेपोजिशन, इन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल्स वाले टॉपिक से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट भी है ये। डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अपने को बताना है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल अपन फिल करें। जेके सबल इन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अपने पास एक तो ऑप्शन है कि दोनों में ही अपन द फिल कर दें, द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या फिर अपन यहां पे ए फिल कर दें, यहां पे द लगा दें, ऐसा कर दें जैसे ए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा उल्टा कर दें हम इसको, द इधर ले आए, ए इधर ले जाए, द कश्मीर इज ए स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा करें कि यहां पे हम कोई प्रेपोजिशन लिखे ही नहीं और यहां पे हम द लगा दें। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। रूपा मीणा फोर्थ में फोर्थ आंसर दे रहे हैं, सुनील वैष्णव हाँ थर्ड में थर्ड आ गया आपका। चलिए इस क्वेश्चन में अपने को आर्टिकल्स के बारे में बताना है, कब कौन सा आर्टिकल यूज करें। देखो कश्मीर जो है वो किसका नेम है, एक प्लेस का नेम है, एक प्लेस का नेम है। अच्छा प्लेस में अपन विलेज नेम ले लेते हैं, गांव का नाम हो गया, सिटी का हो गया, मेगा सिटी का हो गया, कंट्री का हो गया। जब भी हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस के नाम से पहले स्पेशली जो विलेज है, किसी विलेज का नेम है, सिटी का नेम है, मेगा सिटी का नेम है, इनके पहले हम द यूज नहीं करते। स्टेट भी हो सकता है वो, केवल एक स्टेट है जिसके पहले हम द यूज करते हैं, वो है पंजाब, क्योंकि वहां पर 5 नदियों का संगम होता है। वो अपने आप में बाकी स्टेट्स से स्पेसिफिक हो गया, इसलिए उसके पहले द यूज करते हैं। पंजाब को छोड़कर किसी भी स्टेट के नेम के पहले हम द यूज नहीं करते। कंट्रीज की बात करें तो ऐसे कंट्रीज जिनमें यूनाइटेड हो, किंगडम वर्ड लगा हुआ हो, ग्रेट वर्ड लगा हुआ हो, या यूनियन वर्ड लगा हुआ हो, उन कंट्रीज में उन कंट्रीज के नेम से पहले हम द यूज करते हैं। या ऐसे कंट्रीज जो आइलैंड है उनके नाम से पहले भी हम द यूज करते हैं। इनके अलावा जो भी कंट्रीज बच जाती है, या तो वे कंट्रीज जिनमें यूनियन हो, या ग्रेट वर्ड जुड़ा हुआ हो, या फिर यूनाइटेड वर्ड जुड़ा हुआ हो ऐसे कंट्रीज में, या फिर ऐसे कंट्रीज जो क्या हो आइलैंड्स हो। इनके अलावा जो भी कंट्री नेम्स होते हैं उनके पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, स्टेट में अपने को स्टेट में केवल पंजाब के पहले द यूज करना होता है, बाकी किसी भी स्टेट के पहले द का यूज नहीं होता। और सिटी और विलेज नेम में यदि हम ऑलरेडी खुद द जोड़ के बना रहे हैं वो एक अलग बात है, बाकी जनरली द का यूज होता नहीं है।
तो ये एक प्लेस नेम है। इसका मतलब है प्लेस नेम के पहले तो हम आर्टिकल यूज करेंगे नहीं। तो यहां पे तो अपना आंसर ये रहा, तो उस हिसाब से सीधा आंसर आ गया ये। अब यहां पे द क्यों यूज हो गया? भाई स्विट्जरलैंड भी तो एक कंट्री नेम ही है, इसके पहले द क्यों यूज हो गया? तो जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक प्लेस का नेम, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम, किसी स्पेसिफिक थिंग का नेम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का यूज जब हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं, इसका मतलब यह है कि जब किसी प्रॉपर नाउन को हम टाइटल बना लेते हैं, तब वो टाइटल बनते ही कौन सा नाउन बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। तब आप उस कॉमन नाउन के पहले क्या यूज कर सकते हैं? द यूज कर सकते हैं। तो जैसे कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, इसका मतलब है स्विट्जरलैंड की कश्मीर को क्या दी गई है? उपाधि दी गई है, एक तरह से ये टाइटल है। तो ये कैसा नाउन बन गया? कॉमन बन गया। और कॉमन नाउन बनते ही प्लेस के पहले कौन सा आर्टिकल आ जाता है? द। ऐसा पर्सन के लिए भी हो सकता है, जैसे विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया। इसका मतलब विराट कोहली भारत के सचिन तेंदुलकर हैं। तो इसका मतलब है सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली को क्या दी गई है? उपाधि दी गई है, टाइटल दिया गया है। तो टाइटल जो होता है वो कौन सा नाउन होता है? आपका कॉमन नाउन। तब हम उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज कर लेते हैं? द। बाकी जनरली किसी भी प्रॉपर नेम के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन बन गया है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज किया है। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। आपका आंसर आ गया नंबर 4। जी हेमाराम जी मेहरा कह रहे हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। जेके सवल 4th बिल्कुल करेक्ट है आपका भी आंसर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर नाउन्स के पहले नो आर्टिकल, लेकिन प्रॉपर नाउन्स को जब टाइटल बना दिया जाए, कॉमन नाउन की तरह यूज करें, तब उनके पहले हम द लगाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डैश टाइगर इज ए फेरोशियस एनिमल। अब अपने को बताना है इसमें अपने को कौन सा आर्टिकल फिल करना है। यह भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कौन सा आर्टिकल अपन फिल करें? ए लिख दें यहां पे, एन लिख दें, द लिख दें, या फिर नो आर्टिकल। देखो दो बातें कॉमन सी आपने पढ़ी होगी कि जब भी कोई नाउन इनडेफिनिट होता है, कैसा होता है? इनडेफिनिट, तब हम उसके पहले यूज कर सकते हैं ए या एन। ए तब यूज करेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड। कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड। यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला वर्ड आ रहा है, तब तो हम उसके पहले लगा देंगे ए। किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से। और कोई वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो बिफोर ए वॉवल साउंड स्टार्टिंग वर्ड। किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले हम क्या यूज कर लेते हैं? एन। लेकिन जिस भी नाउन के पहले यूज करेंगे वो नाउन कैसा होना चाहिए? इनडेफिनिट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन डेफिनिट की। डेफिनिट आर्टिकल है कौन सा? आपका द। इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी होते हैं। जब भी कोई नाउन डेफिनिट होगा तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे द। पहली चीज तो ये है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जैसे मैंने लिख दिया ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। एक तो ये सेंटेंस है आपके पास। एक मैंने ये लिख दिया द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ठीक है। अब हम दोनों में से किसको करेक्ट माने? भाई गाय जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी कास्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी की पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काउ जो वर्ड है इसके दो पर्पज है। काउ वर्ड के दो पर्पज है। दो पर्पज क्या है?
एक तो है कि पूरी की पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट करना, पूरी की पूरी अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट करना, और एक है किसी वन पर्टिकुलर मेंबर को रिप्रेजेंट करना। दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? काऊ। भाई काऊ का मतलब है पूरी गाय जाति, और काऊ का मतलब ही है एक गाय। तो इसका मतलब है इसके हम दो मीनिंग लेकर चलते हैं, पूरी जाति भी और एक जानवर भी। अब ये दो पर्पज हैं इस काऊ वर्ड के, तो इनमें से जो प्राइमरी पर्पज है वो किसको बताना है? कास्ट को बताना है। ये इसका प्राइमरी पर्पज है। किसी भी जानवर का नाम जब आता है तो उसका प्राइमरी पर्पज होता है उसकी पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट करना, और उसका सेकेंडरी पर्पज है किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को बताना। ठीक है, तो इसके दो पर्पज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पर्पज के लिए जब भी कोई वर्ड आएगा तो आप यूज करें द, और सेकेंडरी पर्पज बताने के लिए जब भी कोई आएगा तो आप यूज करें ए या एन। तो आप देखो यहां पे हम बताना चाहते हैं कि गाय एक उपयोगी जानवर है। क्या केवल एक पर्टिकुलर गाय या पूरी की पूरी जाति? तो हम यही बताना चाहेंगे कि डेफिनेटली पूरी की पूरी जाति। तो इसका मतलब है अपने पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा? द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यदि इन दोनों में से अपने को करेक्ट चूज करना हो तो ये करेक्ट है। वैसे ये भी करेक्ट है, यदि हम किसी एक पर्टिकुलर गाय के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये भी करेक्ट है, ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। लेकिन ये सेकेंडरी पर्पज है। ठीक है, करेक्ट दोनों ही है, लेकिन ये सेकेंडरी पर्पज को एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्राइमरी को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, तो जब भी अपने को किसी एनिमल के नेम से पहले आर्टिकल चूज करना हो तो हमें हमेशा प्राइमरी पर्पज को प्रेफरेंस देनी है, और प्राइमरी पर्पज के लिए आपका आंसर क्या रहेगा? द रहेगा। तो टाइगर एक फेरोसियस एनिमल है, तो यहां पे हम बताना तो पूरी की पूरी टाइगर कास्ट के बारे में ही चाह रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइगर तो है नहीं फेरोसियस, सभी है। इसका मतलब है हम यहाँ पे जो टाइगर वर्ड है इससे पूरी की पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमारा उद्देश्य कौन सा है? प्राइमरी है, प्राथमिक उद्देश्य कास्ट के बारे में बताना। तो इस टाइगर से हम प्राइमरी पर्पज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम यूज करेंगे कौन सा आर्टिकल? द। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है, पूजा दादी सी बिल्कुल करेक्ट है, हेमाराम मेहरा बिल्कुल आपका भी आंसर करेक्ट है, रूपा मीणा फिफ्थ में थर्ड वाला बिल्कुल, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा द। लेकिन बात ये समझें कि क्यों द आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी जानवर के नेम को यूज करेंगे दो पर्पज के लिए, या तो पूरी की पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या पर्टिकुलर एक को बताने के लिए। कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये उसका प्राइमरी पर्पज है, और किसी पर्टिकुलर एक को बताने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये सेकेंडरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप द लगाइए, सेकेंडरी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो ए या एन लगाइए। बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, दे लेफ्ट अबाउट डैश आवर एगो। यहां भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। ये केवल आपका जो अभी वाला पार्ट था ना, बस इसी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले तो हम लगाते हैं ए आर्टिकल, और वावल साउंड से स्टार्ट होने वालों के पहले हम लगाते हैं एन आर्टिकल। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगला कह रहा है दे लेफ्ट अबाउट डैश आवर एगो। इसका मतलब है घंटे भर पहले चले गए। अब हम कौन से आवर की बात कर रहे हैं? हम किस आवर की बात कर रहे हैं? कौन से घंटे के पहले चले गए? तो वो तो हमें पता नहीं है। इसका मतलब अपने पास जो ये आवर वर्ड है ना, ये इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है तो इसके पहले हमें आर्टिकल्स भी इंडेफिनिट यूज करने पड़ेंगे ए या एन में से। तो ये तो तय हो गई, अपना आंसर दा भी नहीं होगा, अपना आंसर ये भी नहीं होगा। अब अपने को चूज करना है कौन सा आर्टिकल। तो जेके सबल बता रहे एन, हेमारा मेहरा भी एन, रूपा मीणा सिक्स्थ में सेकंड बिल्कुल एन। तो यहां पे ये जो वर्ड है ना, इसको जब आप पढ़ेंगे तो पहला साउंड जो है वो किसका आ जाएगा? आपका वावल का। ये भी याद रखें कि आर्टिकल्स का इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स और इंग्लिश के वावल्स से कोई लेन देन नहीं है, उनका लेन देन है केवल साउंड से। तो बोलने पर पहला साउंड किसका आ रहा है? वावल का, और वावल साउंड आने पर हम यूज करेंगे एन। तो आपका आंसर आ गया कौन सा? ये वाला, ये चला गया। चलिए, उम्मीद है ये बहुत आसान चीज है जो आपको पता होगी। इसमें कई बार कंफ्यूजिंग
जैसे दे देते हैं वर्ड वीजा, इसके पहले AN लगाइए, यूनिवर्सिटी। तो देखो इसको पढ़ते हैं ना, तो पहला जो साउंड है वो किसका आता है, ये का, तो इसका मतलब है अपन यूज करेंगे ए। इसको भी पढ़ते हैं तो पहला साउंड वे का आता है, तो यहां भी यूज करेंगे ए। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। यूनिक वर्ड कई बार दे देते हैं, यूनिक, तो यहां भी अपने को यूज करना हो, जैसे यूनिक एनिमल आ गया कुछ भी, तो वो आर्टिकल लग तो रहा है इस नाउन के लिए, लेकिन साउंड इसकी जो होगी उसी के अनुसार चलेगा। तो यहां भी ये की साउंड है, अपन यूज करेंगे किसका, ए का। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखें, साउंड के अकॉर्डिंग ही अपने को आर्टिकल्स यूज करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आई विश आई डैश हार्डर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी नहीं, AEIOU से पहले एन आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। AEIOU जो है वो आपके वॉवल्स जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉवल साउंड ही देंगे, ठीक है। कई बार इनमें से साइलेंट भी रह जाता है वर्ड, तो हमें ध्यान में रखना है किसको, इनको नहीं, बल्कि ध्यान में रखना है किसको, साउंड को। किसकी साउंड को, वॉवल की साउंड को। बस उसी के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल्स चूज करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है आपका आई विश आई डैश हार्डर। अपने को बताना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। चलिए JK सबल ने तुरंत आंसर किया है, 7th में सेकंड रूपा मीना। चलो आंसर आ रहा है आपकी ओर से वक्त। अब देख लेते हैं क्या यह सही है या नहीं। इसमें जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, आपने नाम सुना है, पढ़ा है, सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड, इसका यदि आपने नाम सुना है तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि यहां पे ये सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है। देखो जनरली हमें सिखाया यह जाता है कि यदि कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, या एज इफ से स्टार्ट होता है, या इफ ओनली से स्टार्ट होता है, या आई विश से स्टार्ट होता है, वी विश से स्टार्ट हो, ही विशेज, सी विशेज, इनसे स्टार्ट होता है। एक बार मैं ये वर्ड्स फिर से मेंशन कर देता हूं। इफ से, या आपका सेंटेंस स्टार्ट हो एज इफ से, या स्टार्ट हो आपका एज दो से, या आपका सेंटेंस स्टार्ट हो इफ ओनली से, ठीक है, या फिर आपके पास दे रखा हो आई विश, या फिर आपके पास दे रखा हो वी विश, या फिर आपके पास दे रखा हो सेंटेंस के स्टार्ट में ही विशेज, या फिर आपके पास दे रखा हो सी विशेज। तो हमें यह तो पता है कि ये जो सेंटेंसेज आते हैं जिनकी शुरुआत इन शब्दों से होती है, चाहे इफ से हो जाए, एज इफ से, एज दो से, इफ ओनली से, आई विश से, और यदि हमें पूछे कि इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो हमारा आंसर होता है कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। यदि आपको पूछ ले कि बी की फॉर्म फिल करनी है, तो बी की फॉर्म आप केवल फिल करेंगे वर, लेकिन क्यों, कारण भी हमें पता हो। ऐसा क्यों करेंगे, तो इसके पीछे रीजन है, इंग्लिश में जो सब्जंक्टिव मूड है इसके दो टाइप है। बहुत सिंपल सी बात है। एक है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, और एक आपका है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का मतलब हो गया वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। इसका मीनिंग तो अपन समझ जाए, वर्ब की बेस फॉर्म, ये तो हो गई बेस फॉर्म। जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म का यूज आप इनडायरेक्ट ऑर्डर के लिए, इनडायरेक्ट एडवाइस के लिए, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो हम यूज करेंगे वर्ब की बेस फॉर्म, और वो बेस फॉर्म होगी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम बताते हैं इमेजिनेशन। किसको बताते हैं, इमेजिनेशन को।
अच्छा, इमेजिनेशन जो है, ये पूरा यहां लिख देता हूं मैं। इमेजिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट का इमेजिनेशन, यानी प्रेजेंट टाइम के लिए इमेजिनेशन एक्सप्रेस कर रहे हो, और एक कर रहे हो पास्ट के लिए। ठीक है, कुछ चीजें हम प्रेजेंट की इमेजिन करते हैं या फ्यूचर की इमेजिन करते हैं, कुछ चीजें हम पास्ट में जो घटित हो चुकी उनको इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन या फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, और पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हम यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जब किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करती है, किसी रियल बात को नहीं बता रही, अनरियल बात को बता रही होती है, तब वो सब्जंक्टिव मूड होती है। कौन सा मूड? पास्ट सब्जंक्टिव मूड की वर्ब होती है, और वो इमेजिनेशन के लिए यूज होती है। जब आप इमेजिनेशन पास्ट का एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब आपको ये यूज करना होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो यहां पे सेंटेंस की शुरुआत हुई आई विश से। आई विश का मतलब है कि मैं अभी विश कर रहा हूं, अभी मैं चाह रहा हूं क्या? आई वर्कड हार्डर। इसका मतलब यदि अभी मैं इच्छा कर रहा हूं, अभी कामना कर रहा हूं, अभी इमेजिन कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये बात भी कब पर लागू होगी? अब पर या पास्ट पर? अब पर ही लागू होगी। यदि अब पर लागू होगी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब मैं मेहनत करूं, मैं चाहता हूं कि अब मैं कठिन परिश्रम करूं। ठीक है, और यह इमेजिनेशन कब का है? प्रेजेंट का है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट। यदि यहां पे विश के प्लेस पर विश्ड हो जाता तो बात कब की हो जाती? पास्ट की। तो आप क्या फील करते यहां पे? हैड वर्कड। ठीक है, दूसरा, यदि आई विश दे रखा और वोज या वर में से चूज करना हो तो वोज क्यों नहीं, वर ही क्यों? इसके पीछे भी रीजन है। वोज जो है वो इंडिकेटिव मूड की वर्ब होती है। वोज हमेशा किसी सच बात को, फैक्ट को बताती है। यदि मैं कह देता हूं आई वॉज अ टीचर, इसका मतलब मैं अपने पास्ट के बारे में बता रहा हूं, और यह बात कहीं ना कहीं सच रही है कि मैं एक टीचर था। ठीक, लेकिन यदि मैं लिख देता हूं आई वर ए टीचर, तो इसका मतलब मुझे यह समझ में आता है आई एम नॉट ए टीचर। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? आई एम नॉट ए टीचर। इसका मतलब है कि मैं एक टीचर हूं नहीं। और फिर इसी के पहले हम जोड़ देते हैं आई विश। इसका मतलब है मैं विश कर रहा हूं कि मैं टीचर बन जाऊं, लेकिन रियलिटी यह है कि मैं टीचर हूं नहीं। यदि रियलिटी यह होती कि मैं टीचर था तो फिर मुझे यह विश लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फिर सीधा लिख देता मैं वॉज। तो यह बात समझ में आई होगी। आई वॉज ए टीचर, वॉज इंडिकेटिव मूड की वर्ब है जो सच को बताती है। वर सब्जंक्टिव मूड की वर्ब है जो हमेशा अनरियलिटी को, इमेजिनेशन को बताती है। और इमेजिन आप कब करते हैं? जब आप ये सेंटेंस में जोड़ देते हैं। मैं विश कर रहा हूं, इसका मतलब रियल तो नहीं है। मैं विश कर रहा हूं, चाह रहा हूं कि ऐसा हो जाए, इसका मतलब रियल में जो मैं चाहता हूं वो है नहीं, इसीलिए मैं विश कर रहा हूं। तो आप ये यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। तो बात समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर क्यों आ गया। आंसर कोई भी दे देगा कि सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन क्यों? तो ये रीजन भी आपको मिल गया है, क्योंकि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड की वर्ब है, इसमें प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, इसलिए हम यहां पे सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट के इमेजिनेशन को बताने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। असलम अली कॉन्टैक्ट नंबर, बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। गुड नाइट नहीं सर, असलम अली जी गुड इवनिंग होता है। गुड नाइट जब आप किसी से अलग होते हैं नाइट के टाइम तब बोलते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन वर्ड्स से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज करें। बी की सेकंड फॉर्म लिखनी हो तो आप वर लिखें। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ये सब्जंक्टिव मूड की वर्ब होती है जो इमेजिनेशन को बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूजुअली आई वियर ए कोट बट टुडे आई डैश सिंस इट इज वेरी हॉट। अब अपने को बताना है यहां पे कौन सी वर्ब चूज करें। क्या लिटरेचर पार्ट भी लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे। बहुत जल्दी ही आपकी जो टीचिंग मेथड्स की क्लास है वो होगी, कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यूजुअली आई वियर ए कोट
बट टुडे आई डैश सिंस इट इज वेरी हॉट। अपने पास वर्ब्स हैं सेल नॉट वियर, आई एम नॉट वियरिंग, डू नॉट वियर, विल नॉट वियर। तो पहले के तो ग्रामेटिकली चेक कर लो, ये सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, नोट भी लिखा है, करेक्ट है। एम नोट और फोर्थ फॉर्म ये भी करेक्ट है आपकी। डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। विल नॉट और फर्स्ट फॉर्म ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ग्रामेटिकली सारे सही है। अब अपने को चूज करना है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखो यूजुअली यहां पे यूज कर रखा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यूजुअली के साथ कौन सा टेंस आता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला कह रहा है कि सामान्यतया मैं एक कोट पहनता हूं बट टुडे, किंतु आज। आगे लिख रहा है आई, बताना है यहां पे वर्ब, तो इसमें देखो कौन सा वर्ड दे रखा है अपने को, टुडे। टुडे आता है तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका मतलब चारों ही ऑप्शन अभी भी अप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें आगे लिखा है सिंस इट इज वेरी हॉट, इसका मतलब अगला बात कर रहा है कि अगला कह रहा है कि यूजुअली मैं एक कोट पहनता हूं किंतु आज। अब आगे लिख रहा है क्योंकि आज बहुत गर्मी है, ठीक है। तो अपने को बताना है अगला क्या कहना चाह रहा है, तो वो ये कहना चाह रहा है टुडे बट टुडे आई एम नॉट वियरिंग, किंतु आज मैं कुछ नहीं पहने हुए हूं क्योंकि बहुत गर्मी है। वो ये कहना चाह रहा है कि आज मैं कुछ नहीं पहनूंगा क्योंकि बहुत गर्मी है। तो ऐसा तो मीनिंग हो नहीं सकता कि मैं कुछ नहीं पहनूंगा, फ्यूचर की तो वो बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है प्रेजेंट की। और इसका पता चल रहा है हमें आगे दिए गए सेंटेंस से, क्योंकि आज गर्मी है, इसका मतलब अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं ऑलरेडी किए हुए हूं या कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अपना आंसर कौन सा आ गया, एम नॉट वियरिंग। इसका मतलब अगला ये कहना चाहता है कि डेली मैं कोट पहनता हूं किंतु आज मैं पहने हुए नहीं हूं, क्यों, क्योंकि बहुत गर्मी है, बिकॉज इट इज वेरी हॉट। तो योगेश कुमार, जेके सबल, 8 का आंसर जिन्होंने भी सी दिया है वो तो गलत है, डू नॉट वियर तो नहीं आएगा। इसका मतलब तो हो गया फिर मैं आज नहीं पहनता हूं, ये तो हैबिट को शो कर रहा है, जबकि ये वन टाइम एक्शन है, केवल आज की ही बात कर रहा है। अगला वन टाइम एक्शन जब भी आते हैं तो हम कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। वन टाइम एक्शन के लिए कंटीन्यूअस टेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। यदि हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, तो आपका आता है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो इसमें यूजुअली दे दिया, इसका मतलब सामान्यतया, इसका मतलब एक दिन नहीं हमेशा, तो ये रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है, तो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें दे रखा टुडे, इसका मतलब एक दिन की बात हो रही है, वन टाइम एक्शन हो गया। वन टाइम एक्शन को बताने के लिए आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका वाई शुड आई बी पनिश्ड। एक्टिव पैसिव वाले पार्ट से अपने क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को बताना है ये वाला जो सेंटेंस है, पहले तो इसको चेक करें ये कौन सी वॉइस में है। तो देखो मॉडल दे रखा है शुड, इसके साथ बी भी ऐड कर रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये पैसिव में है। अब हमें बनाना है इसका एक्टिव, तो एक्टिव क्या होगा, I should not be punished, why should you punish me, why you should punish me, why I should punish you। अपने को बताना है इनमें से कौन सा इसका एक्टिव है। तो देखो पैसिव यदि WH वर्ड से शुरू है तो एक्टिव भी WH वर्ड से शुरू होगा, तो ये आंसर तो आपका चला गया। अब अपने पास 3 ऑप्शंस है, ठीक। अब नियम यह है कि कंजंक्शन के बाद WH वर्ड के बाद अपने को रिक्वायरमेंट होती है, जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो अब देख लो हेल्पिंग वर्ब किस में आ रही है, इसमें तो सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें भी आपका सब्जेक्ट दे रखा है या पर्सन दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब केवल किस में दे रखी है, इसमें दे रखी है, तो आपका आंसर हो गया ये, वाई शुड यू पनिश मी। अब इसका पैसिव बना के चेक कर लो, ये बन रहा है तो ठीक है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो ये मॉडल पहले चला जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। मॉडल में नया दिखाने के लिए बी ऐड कर देते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी इसका आंसर दिया है
जी जेके सबल यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल करेक्ट है। अंतिमा जांगीड़ बी ऑप्शन आपने कहा है 9th में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। अगला क्वेश्चन है पीपल थ्रू रोटन एग्स एट हिम। ये वाला जो सेंटेंस है पहले तो चेक करें कौन सी वॉइस में है। तो देखो इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है। सेकंड फॉर्म पैसिव में आती ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है इसका। इसका मतलब ये पैसिव तो नहीं है, ये एक्टिव है, इसका हमें बनाना है पैसिव। ठीक है, अब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो थ्रू आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, रोटन एग्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हिम जो है ना, ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि इसको प्रेपोजिशन के साथ ऐड कर रखा है। किस पे फेंका, तो ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अपने को इसको पैसिव में चेंज करना है। तो क्या बनेगा, ही थ्रू रोटन एग्स, ये तो एक्टिव ही वर्ब लिखी है, एक्टिव वर्ब लिखी है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। इसमें लिखा है रोटन एग्स वर थ्रोन, इसमें पैसिव वर्ब लिखी है। आगे चले, ही वॉज थ्रोन, इसमें भी आपकी पैसिव वर्ब लिखी है। आगे लिखा है हु थ्रू द रोटन एग्स, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन इन दो में से ही है, सेकंड और थर्ड में से। जेके सबल बता रहे हैं थर्ड वाला। चलिए, और 10th वाले में अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखो इसमें कौन सा आंसर अपना करेक्ट होगा। अपने को बताना है, देखो ही वॉज थ्रोन रोटन एग्स, तो फिर अपन किसको छोड़ रहे हैं, 8 को। ये 8 भी कहीं लगना चाहिए था, जो इसमें है नहीं, तो अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। इसमें इस ऑब्जेक्ट को पहले लिया गया है, रोटन एग्स वर थ्रोन, और दूसरा जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आ गया, एट हिम। तो आंसर हो गया ये वाला, रोटन एग्स वर थ्रोन एट हिम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लीज वॉक ऑन द राइट। इसको भी अपने को बदलना है, पैसिव में चेंज करना है। नहीं, थ्रोन टू हिम नहीं होगा, थ्रोन टू हिम नहीं होगा, क्योंकि हम थ्रो कर रहे हैं ना, तो थ्रो करते हैं, तो थ्रो करना हो गया एक तरह का कोई पॉइंट बनाना। थ्रो करेंगे तो किसी पॉइंट पे थ्रो करेंगे, और पॉइंट को बताने के लिए जो प्रेपोजिशन आता है वो आपका आता है कौन सा, 8। तो इसके बाद तो 8 ही आएगा, 2 नहीं आ सकता। डायरेक्ट आपकी चीज का कोई रिसीवर हो तो आप यूज कर सकते हैं 2। चलिए 10th वाले में हेमाराम योगेश कुमार आप बता रहे हैं बी ऑप्शन, ऑन द राइट में बी वॉक्ड, इसी में बता रहे हैं क्या। चलिए योगेश कुमार बता रहे हैं ए, प्लीज वॉकिंग ऑन द राइट। पैसिव बनाना है अपने को। देखो प्लीज वाले जो भी सेंटेंसेस आते हैं ना, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले, इनमें पैसिव केवल प्लीज का बनता है, और प्लीज का पैसिव बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये अपने को देखना है कहां पे है। तो देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में जो भी सेंटेंस हमें दे रखा है वो वापस ऐड कर दें, वॉक ऑन द राइट। तो इसका मतलब है अपना आंसर आ गया ये, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। अब ये क्यों नहीं हो सकता, वॉकिंग ऑन द राइट इज एडवाइजेबल, तो एडवाइस की तो यहां पर बात ही नहीं हो रही। इसके बाद में इसमें दे रखा ऑन द राइट में बी वॉक्ड, ये स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है, प्रेपोजिशन से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वापस प्लीज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका पैसिव हुआ नहीं। तो आंसर आ गया अपना थर्ड वाला, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी हु टॉट यू इंग्लिश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हु टॉट यू इंग्लिश। माई फ्रेंड आस्क्ड मी हु इंग्लिश हैड taught me, my friend asked me who I had taught English, my friend asked me who had taught me English, और my friend asked me who taught him English। अपने को बताना है कौन सा इसका इनडायरेक्ट बनेगा। चलिए कमेंट करिए आंसर्स। अजय भारती, अजय मुन्ना 358 MS 26। चलो आपका आंसर आ रहा है 1।
देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए। ये आपका सेंटेंस आ रहा है कैसा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड और सेड टू के प्लेस पर क्या यूज कर लोगे, आस्क्ड। तो सभी में लिखा हुआ है, चारों ही ऑप्शंस में अपने आस्क्ड है। इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आपका वो सेम रहेगा। अब अपन पहुंच गए यहाँ पे चाहिए अपने को कंजंक्शन, और यदि WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो आपका कंजंक्शन भी WH वर्ड ही होगा। तो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है यहां तक सभी में। आगे बढ़ जाते हैं। कंजंक्शन के बाद में आपको चाहिए होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, बस यहीं से मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। देखो मैंने आपको बताया था कि पैसिव बनाते हैं तो मार्किंग करते हैं, वो मार्किंग यहां भी जरूरी है। ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमेशा कहां आता है, मेन वर्ब के पहले आता है। तो मेन वर्ब के बाद वाला ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो नहीं है तो सब्जेक्ट का प्लेस छोड़िए। सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होती है। तो वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हु के बाद जिसमें हेड टोट दे रखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखो इसमें आई दे रखा है जबकि सब्जेक्ट तो था ही नहीं अपने पास, तो ये तो आपका चला गया। इसमें हु के बाद इंग्लिश दे रखा है, अपने पास सब्जेक्ट था ही नहीं। इसमें देखो हु टोट, इसमें वर्ब को चेंज नहीं किया गया और इसमें चेंज कर दिया गया है सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो अपना आंसर आ गया कौन सा, ये वाला थर्ड वाला। माई फ्रेंड आस्क्ड मी हु हैड टोट मी इंग्लिश। चलिए अजय भारती ए। चलो जिनका आंसर ये वाला है वो करेक्ट है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, कंजंक्शन के बाद आपको लिखना चाहिए सब्जेक्ट, वो है नहीं इसमें। तो फिर आप क्या करें, तो सब्जेक्ट को छोड़िए, सीधा आप वर्ब पे आ जाइए। तो सीधी वर्ब दे रखी है इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। चलिए नेक्स्ट वाला है, माई कजिन सेड आई विल बी हियर टुमारो। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट में। तो क्या आंसर होगा, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना होगा, इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा, इसको पहचानना होगा। तो इसको पहचान लिए, कैसा सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे एंड है, इसका मतलब ये सेंटेंस है आपका एफर्मेटिव। अब बिल्कुल इजीली आप इसे चेंज कर लें। एफर्मेटिव हो और यहां पे आपको सेड अकेला ही दे रखा हो तो फिर आप सेड को चेंज नहीं करते, सेड का सेड ही रह जाएगा। तो देखो सभी ऑप्शंस में अपने को सेड ही दे रखा है। इसके बाद में आप पहुंच गए कंजंक्शन पे। कंजंक्शन आपका एफर्मेटिव आने पर कौन सा आ जाता है, दैट आ जाता है। तो आपके पास लगभग सभी में ऑप्शंस में दैट ही दे रखा है। कंजंक्शन के बाद में आपको चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो देखो इसमें वर्ब कौन सी है, बी है, और सब्जेक्ट आ रहा है आपका कौन, आई। फर्स्ट पर्सन है, आपका फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से आरवी में, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो आंसर क्या रहेगा, माई कजिन लिखा है इसमें, माई कजिन सिंगुलर ही मान लेंगे, तो इसको ही से चेंज करने पर आंसर भी ही आएगा। तो देखो इसमें भी ही, इसमें भी ही, इसमें भी ही, इसमें भी ही। फिर आगे चलते हैं तो वर्ब, वर्ब इसमें दे रखी है विल। अच्छा इधर पास्ट टेंस दे रखा हो तो इधर वाली वर्ब चेंज हो जाएगी, तो विल का क्या बन जाएगा भी, वुड बन जाएगा। मुन्ना 358 आंसर दे रहे हैं 4 वाला, देख लेते हैं। तो इसमें विल है, विल का बन जाएगा आपका वुड। वुड देखो इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसका मतलब ये वाला आंसर तो आपका गया, फोर्थ वाला तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे बी दे रखा है इसमें, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। अब हियर, हियर जो है वो टाइम प्लेस वाला वर्ड है। टाइम प्लेस वाले जो वर्ड आते हैं उनमें से प्लेस को बताने वाला वर्ड है। तो हियर को भी अपन चेंज कर देते हैं किसमें, देयर में। तो देखो इसमें दे रखा है आपका, इसमें नहीं दे रखा, ये भी हट गया, इसमें नहीं दे रखा, ये भी आपका हट गया। आपका आंसर आ गया सेकंड वाला। माई कजिन सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे। टुमारो है, टुमारो को चेंज कर देंगे नेक्स्ट डे में। तो बिल्कुल आसान सा आपका जवाब आ गया। अजय भारती अब आंसर दे रहे हैं बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन सेड टू हिज ग्रैंडसन नेवर टेल ए लाई। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये भी,
इसको भी हमें डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो यहां पे सबसे पहले जो सेंटेंस है उसको पहचाने आप, जो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है। ये कैसा सेंटेंस है? तो नेवर से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे जो एंड होता है वो होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव जब आता है तो आप क्या यूज करें? तो नेवर से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव आता है तो मोस्टली आप यूज करते हैं या तो प्रोहिबिटेड वर्ड, इधर सेड या सेड टू के प्लेस पर, या आप यूज करते हैं प्रिवेंटेड वर्ड। तो देखो प्रोहिबिटेड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन आगे भी इसको चेक करें क्या ये सही ऑप्शन है या नहीं। तो आगे बढ़ गए हम, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन आ गया, यहां पे आ गए हम, क्या चाहिए अपने को? कंजंक्शन। हेमा राम जी मेहरा 13 में बी, बिल्कुल। अब नेवर से शुरू होने वाला सेंटेंस जब भी आएगा ना तो आपका कंजंक्शन लगता है फ्रॉम। कंजंक्शन के बाद ये नेवर वर्ड हट जाता है और जो भी वर्ब आपको दे रखी होगी उसकी आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, इसका मतलब आपका आंसर है ये करेक्ट। तो सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा इस सेंटेंस में। जेके सबल ने भी आंसर दिया है सेकंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज सभी टाइप के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, तो आज अपने को वोकैब के क्वेश्चंस भी देखने हैं। सबसे पहले है इडियम फ्रेजेस वाले चैप्टर से, उस टॉपिक से क्वेश्चन है आपके पास। एक इडियम फ्रेज में से आ रहा है वंस इन अ ब्लू मून। इसका अपने को करेक्ट मीनिंग बताना है। देखो यहां पे जो फ्रेज या इडियम अपने को दिया जाता है उसका इडियमेटिक मीनिंग ही अपने को बताना होता है। इडियम यदि दे रखा हो तो उसका इडियमेटिक मीनिंग अपने को बताना होता है, या फिर जो फ्रेज का मीनिंग है वो फ्रेज का मीनिंग अपने को चूज करना है। तो इसमें दे रखा है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब होता है नीला चंद्रमा, है ना। वंस का मतलब हो गया एक बार। तो ये तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग बोलते हैं इसको, वो लिटरल मीनिंग हो गया वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब नीले चंद्रमा में एक बार, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका इडियमेटिक मीनिंग क्या लेंगे? क्या इसका मीनिंग रॉयल लेंगे? रॉयल का मतलब हो गया शाही, बीट मर्सीलेसली, बिना किसी दया के, मारना पीटना। रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही कभी, और टू वेलकम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। तो ये खुद एक इडियम का मीनिंग है, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ सम्मान करना। इसको बोलते हैं रेड कारपेट वेलकम। रेड कारपेट वेलकम होता है ना जनरली, जब शादी विवाह समारोह होते हैं तो हम मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, तो वही होता है टू वेलकम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये तो खुद एक इडियम का मीनिंग है, ये तो आंसर है नहीं। तो वंस इन ए ब्लू मून जो है ना, इसका मतलब है ईद का चांद होना, मतलब कभी कभार मुश्किल से दिखाई देना। काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रखा है पहले से। इसका मीनिंग होता है रेयरली। ठीक है, रेयरली इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और ये जो है रेड कारपेट वेलकम, यदि ये कहीं पे पूछ लिया जाए आपसे तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू वेलकम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ड्रैग वंस फीट। ड्रैग का मतलब हो गया खींचना, घसीटना। जी जेके सबल 15 का फर्स्ट वाला, नहीं फर्स्ट वाला तो नहीं था आपका आंसर। अजय भारती ने भी पहला ही, नहीं फर्स्ट वाला तो नहीं है आपका आंसर, है थर्ड वाला रेयरली। चलिए ड्रैग वंस फीट, किसी की टांग पकड़ के खींचना, है ना। ड्रैग का मतलब होता है वैसे घसीटना, घसीटना मतलब खींचना ही हो गया। किसको? किसी की टांग को, किसी के पैरों को पकड़ के खींचना। तो इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति, जी कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति जो कुछ काम करना ही नहीं चाहता, किसी काम के लिए अनिच्छुक है, उसको जबरदस्ती पकड़ के खींचा जा रहा है। तो अब अपने को चूज करना है। मेक समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब है कोई मामला पहले से खराब है उसको और ज्यादा जटिल बना देना। इसके लिए भी एक इडियम चलता है, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। इसका एक और मीनिंग अपन लेकर चलते हैं, टू मेक मैटर, टू मेक मैटर वर्स। कोई मामला पहले से बिगड़ा हुआ है, खराब है, उसको और बिगाड़ना और खराब करना,
या कोई मामला पहले से कॉम्प्लिकेटेड है उसको मोर कॉम्प्लिकेटेड बनाना, तो ये इस ईडियम का मीनिंग है, एड फ्यूल टू द फायर। तो ये तो अपना मीनिंग है नहीं। एक्सपेडाइट, ये भी इसका मीनिंग नहीं है। स्टॉप वर्किंग, ये भी इसका मीनिंग नहीं है। रिलक्टेंट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है अनिच्छुक। किस चीज का अनिच्छुक? एक्ट करने का, काम करने का। इसका मतलब होता है किसी काम करने का अनिच्छुक होना। तो अनिच्छुक व्यक्ति को ही हम पकड़ के घसीटते हैं। तो ड्रैग वंस फीट का मीनिंग हो गया बी रिलक्टेंट टू एक्ट। बस इसी से पता चल जाता है रिलक्टेंट का मीनिंग हो गया अनिच्छुक और एक्ट का मतलब काम करना, काम करने के लिए अनिच्छुक होना, ड्रैग वंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपके पास फ्रेज है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, चलिए 16 वाले में नहीं 17 वाले में बताइए आप अपना आंसर। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ओकेजनली, टोटली, फाइनली, इरेगुलरली, क्या आंसर रहेगा इसका? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स छोटा सा फ्रेज है, 9th-10th क्लास से ही ये बुक्स में दे दिया जाता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। और अनियमित के लिए अपने पास कौन सा वर्ड दे रखा है? देखो, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, अवसर पर, कोई विशेष अवसर हो। टोटली का मतलब पूरी तरह, फाइनली अंतिम रूप से, इरेगुलरली का मतलब हो गया अनियमित रूप से। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया? इरेगुलरली, अनियमित रूप से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ध्यान में रखें ये, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने आ रहे हैं सिनोनिम के। अपने को बताना है जो वर्ड दे रखा है वोकेशन। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस वर्ड को सुना होता है, पढ़ा होता है, देखा होता है, इसीलिए ये वर्ड लिया है अपन ने। 17 में जी आंसर आ गया डी, हेमाराम जी। चलिए इस क्वेश्चन में अपने को बताना है वोकेशन का सिनोनिम क्या होगा। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस वर्ड को जरूर सुना होता है, पढ़ा होता है। तो देखो सबसे पहला वर्ड जो दे रखा है ना, वोरेशियस। वोरेशियस का मीनिंग होता है ग्रीडी, यानी लालची। स्पेशली जो व्यक्ति भोजन के लिए लालच करता है उसको बोलते हैं रेवनस। ठीक है, रेवनस, ग्रीडी और रेवनस, लालची या भोजन के लिए लालची, उसको बोलते हैं वोरेशियस। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, जब भी अपन फॉर्म भरते हैं, है ना, फॉर्म फिल करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अपने को पूछा जाता है फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का ऑक्यूपेशन। आजकल वहां पे एक नया वर्ड भी लिखा आता है वोकेशन, तो इसका मीनिंग ही होता है व्यवसाय। इसका मीनिंग ही क्या होता है? व्यवसाय। ऑफलाइन फॉर्म बंद हो गए, ऑनलाइन में अपने को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम पढ़ते नहीं है। तो ऑफलाइन फॉर्म्स में भी ये लिखा रहता है, ऑनलाइन में भी ये लिखा रहता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर आजकल ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में एक तो आ गया आपका कौन सा वर्ड? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अलावा यदि आपसे पूछे तो फिर प्रोफेशन आपके ऑप्शन में हो सकता है, प्रोफेशन। या फिर इसमें बिजनेस दे सकते हैं आपको वर्ड, बिजनेस का मतलब भी व्यवसाय हो गया। या फिर आपको करियर वर्ड भी दे सकते हैं। ये वर्ड्स आपको इसके सिनोनिम के रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। कैनी, इसका मीनिंग होता है चालाक, चतुर, धूर्त। ठीक है, तो इसके लिए आपको यदि वर्ड्स पूछे जाएं सिनोनिम्स में तो आप लिख सकते हैं, एक तो एस्ट्यूट, एस्ट्यूट वर्ड है। एक वर्ड है श्रूड। ठीक है, एक वर्ड आप लिख सकते हैं कनिंग, क्लेवर, क्राफ्टी। ये वर्ड्स आप किसके सिनोनिम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, टेपिड जो होता है वर्ड, इसका मीनिंग होता है आपका हल्का गर्म। सर्दियों का टाइम चल रहा है, गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप कैसा वाटर यूज करते हैं पीने के लिए? ल्यूकवार्म वाटर यूज करते हैं, हल्का गर्म पानी आप यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं आप टेपिड। तो ये आपका सिनोनिम से हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिमाइज। बहुत ही अच्छा वर्ड है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी रिपीट होने वाला वर्ड है। तो डिमाइज का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मृत्यु।
अब मृत्यु के लिए अपने पास कौन सा वर्ड इनमें दे रखा है, वही सिनोनिम हो जाएगा इसका। तो देखो कौन सा दे रखा है, डेथ। कई बार तो ऑप्शन में ये डेथ दे देते हैं, कई बार ऐसे दे देते हैं लॉस ऑफ लाइफ, लाइफ खो जाना मतलब मृत्यु हो जाना, या फिर अपने को ऑप्शन में दिया जा सकता है एंड। तो ये इस वर्ड के सिनोनिम्स है। अच्छा, ब्लिस जो वर्ड है, ब्लिस का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। प्रसन्नता को हम बोलते हैं ब्लिस, यानी हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है वाइटल। वाइटल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, कोई चीज जो इंपॉर्टेंट हो उसे हम बोलेंगे वाइटल। इसको आप सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है डिजीज। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी। डिजीज का मतलब बीमारी। अच्छा, बीमारी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, तो देखो इसको एलमेंट बोलते हैं अपन, एक तो एलमेंट, या फिर आप इसको इलनेस बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सिकनेस बोल सकते हैं, और या सबसे अच्छा वर्ड जो है वो है इसके लिए मेलेडी। एक तो देखो होता है मेलोडी, मेलोडी का मतलब तो होता है रिदम, जो लय होती है। ठीक है, म्यूजिक में जो लय होती है वो तो मेलोडी है, लेकिन ये है मेलेडी, MELADY। तो मेलेडी भी किसको बोलते हैं, डिजीज को बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ये भी, आप ध्यान में रखें। आपका आंसर आ गया डेथ। अगले क्वेश्चन पे चले अपन। अगला क्वेश्चन है आपका गार्निश। गार्निश का भी आपको बताना है सिनोनिम, गार्निश का क्या मीनिंग है। तो गार्निश जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है सजाना। अब सजाना के लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, तो एक तो डेकोरेट, सिंपल सा वर्ड जो अपनी जुबान पे रहता है, डेकोरेट। डेकोरेट के अलावा आप बोल सकते हैं इम्बेलिश, इसका भी मीनिंग सजाना ही होता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं एक वर्ड है एडोर्न, इसका मीनिंग भी क्या होता है आपका, सजाना ही होता है। और एक गार्निश खुद है ही, तो इनका मीनिंग होता है सजाना। तो एडोर्न आपका आंसर हो गया। एक ब्यूटीफाई वर्ड भी आप लिख सकते हैं, ब्यूटीफाई। तो ये इस वर्ड के सिनोनिम्स है। अब आ जाते हैं एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मीनिंग होता है सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना। तो सुधार करना को आप बोल देते हैं एक तो इंप्रूव, इंप्रूव के अलावा आप बोल देते हैं इसे रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने का मतलब सुधार करना। एक होता है रिफॉर्म करना, रिफॉर्म का मतलब भी सुधार करना ही होता है। फिर आ जाता है क्विकन। क्विकन का मतलब होता है शीघ्रता करना, जल्दी करना। ठीक है, शीघ्रता करना। तो जल्दी करने को और क्या बोल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं हैसन, शीघ्रता करना, या फिर हरी, जल्दी करना। और लास्ट वर्ड है आपके पास एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना। डांटना फटकारना को बोलते हैं एक तो चाइल्ड, CHIDE। एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड वर्ड है, CHIDE। एक वर्ड आप यूज करते हैं इसके लिए स्कॉल्ड। एक वर्ड आप इसके लिए यूज करते हैं रिब्यूक, जो वर्तमान में काफी प्रचलन में रहता है, रिब्यूक। और एक आप यूज करते हैं रेप्रीमेंड। ये वर्ड आप इसके लिए सिनोनिम्स के तौर पे यूज करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, एडोर्न। एडोर्न का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को सजाना, ब्यूटीफाई करना। चलिए, राइटिंग साइज, चलो टीचिंग स्टडी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना ये आ रहा है एंटोनिम्स में से। चलो साइज इंप्रूव कर देते हैं इस बार। अपने पास है वर्ड बीजी। बीजी का अपने को बताना है एंटोनिम क्या होगा। बीजी का मतलब होता है व्यस्त। अब अपने को बताना है, ऑप्शन है अपने पास जेनरस, आइडल, एफ्लुएंट और ब्रेव। कौन सा इनमें से इसका एंटोनिम होगा। तो देखो बीजी जो वर्ड है इसका मीनिंग तो आ गया आपके पास व्यस्त। कई बार इसका सिनोनिम भी पूछ लेते हैं,
ठीक है, वेस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक तो वर्ड है अपने पास हैक्टिक, एक वर्ड है अपने पास इंगेज्ड। ये दो वर्ड है, इन दोनों का ही मीनिंग वेस्ट ही होता है। अपने को इसका उल्टा बताना है। वेस्ट का मतलब हो गया जो फालतू बैठा हो, बेकार बैठा हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको अपन बोलेंगे आइडल। एक होता है आइडियल, IDEAL। वो आइडियल जो होता है ना, वो होता है आदर्श, नोबल, ठीक है। और ये है आइडल, इसका मतलब होता है फालतू या बेकार, फालतू या फिर बेकार। जेनरस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आपका उदार। जेनरस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है उदार, इसको बोलते हैं अपन लीनियंट, ठीक है। एफ्लुएंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है समृद्ध। समृद्ध का मतलब जो धनी हो, अमीर हो, इसको आप रिच बोल देते हैं, आप इसको ओपुलेंट बोल देते हैं, आप इसको प्रोस्परस बोल देते हैं। ये एफ्लुएंट वर्ड के सिनोनिम हो जाते हैं। और लास्ट में अपने पास वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब हो गया आपका बहादुर। बहादुर वो होगा जो साहसी होगा। साहसी को आप बोल देते हैं करेजियस, या फिर आप इसको बोल देते हैं ओडेसियस। ओडेसियस वर्ड का मीनिंग भी होता है साहसी, या आप इसको बोल देते हैं डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब भी क्या होता है? साहसी होता है, ठीक है। ये वर्ड्स आ गए आपके जो इसके ऑप्शंस में दे रखे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना अंतिम वर्ड है इस क्लास का एजाइल। इसका हमें बताना है एंटोनिम क्या होगा। एजाइल वर्ड का एंटोनिम। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप इसका आंसर करें कमेंट। एजाइल का मीनिंग क्या होगा और इसका एंटोनिम क्या होगा? तो देखो एजाइल जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है फुर्तीला, चुस्त। इसका मीनिंग हो गया आपका फुर्तीला। अब अपने को इसका एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इस बार कमेंट आना शुरू हुए। मुन्ना 358 जी, 22 में बताना है, 21 में तो आ गया आंसर। सत्येंद्र यादव, चलिए इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? तो देखो चारों ही वर्ड वाई वाले हैं, लेजी, हैजी, नोइजी, सिल्ली। अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो लेजी जो है ना, इसका मीनिंग हो गया आलसी। इसको आप स्लो भी बोल देते हैं, इसको आप स्लगिस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको आप स्लगिस भी बोल देते हैं, स्लो भी बोल देते हैं, लेदरजिक भी बोल देते हैं। ये सारे इस वर्ड के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। आप इसको एजाइल जो है इसका मीनिंग हो गया एक्टिव। जो व्यक्ति एक्टिव रहता है, एनी टाइम सक्रिय रहता है, वो हो गया एजाइल। हेजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है धुंधला, फोग से रिलेटेड। अपन कहते हैं ना फोग आती है, इसका मतलब धुंध आ गई, तो वो हो गया फॉगी। इसके बाद में नोइजी, नोइज से बनता है नोइजी, तो नोइज का मतलब शोर शराबा होता है, क्लैमर होता है, तो उसी से बन गया आपका नोइजी, यानी शोर शराबे वाला। और लास्ट में वर्ड है सिली। सिली का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख, जिसको अपन बोल देते हैं फुलिस, ठीक है, फुलिस। तो ये वर्ड हो गया अपना इसका एंटोनिम लेजी। उम्मीद है ये सारे वर्ड्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। और जी लेजी, जेके सबल, तो इसका आंसर अपना लेजी आ गया। सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो अपने स्तर के वर्ड्स होते हैं, जो अपने को पूछे जा सकते हैं, जो हम रात दिन देखते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होता है, सीखा होता है, वही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बस उसके सिनोनिम्स में से कोई ऐसा वर्ड ढूंढ के लिख देती है ऑप्शन में जो हमने देखा नहीं होता, जबकि वो वर्ड लगभग हमारे पढ़े हुए होते हैं सभी। तो चलिए आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक और नए सेशन में, नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी करिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो उम्मीद रखिए, अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़िए, आप जरूर सफल होंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।